वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज में जो नवंबर मंथ के लास्ट करंट अफेयर्स हैं उनको स्टार्ट करने वाले हैं। बढ़ने से पहले एक कोट को सब लोग पढ़ेंगे। एक व्यक्ति जिसने कभी कुछ नया ट्राई किया ही, कोई मिस्टेक ही नहीं करी है, उसने इसका मतलब कुछ नया ट्राई किया ही नहीं। मानते हो सब लोग इस चीज को? तो इसीलिए मैं आपके लिए पहले एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन के बाद हम लोग जो है उसके बाद स्टार्ट करेंगे हमारे लेक्चर को। सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अबाउट दी सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की सीट के ऊपर ये सवाल है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, एक है, ये तो सब लोग जानते हैं यहाँ पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें क्या अगर दिल्ली जो है वो सीट रहेगी, ये मेंशन है या नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो इस वाले क्वेश्चन को सब लोग जरा एक बार सॉल्व करें। यस, बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। दिल्ली जो है वो सुप्रीम कोर्ट की सीट रहेगी, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही स्पेसिफिकली मेंशन्ड है ये चीज। ठीक है, कि ऐसा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट, अगर कल को कभी पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की सीट यहाँ पर चेंज की जा सकती है या नहीं? ये स्टेटमेंट ठीक है, हाँ चेंज की जा सकती है, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये लिखा हुआ है कि जो सीट है वो यहाँ पर कई और प्लेस पे रह सकती है। लेकिन ये चीज कौन कर सकता है? पार्लियामेंट ये काम नहीं कर सकती। ये काम कौन कर सकते हैं? प्रेसिडेंट कर सकते हैं, मर्जी है प्रेसिडेंट की। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट के साथ ये काम सीजेआई डिसाइड करेंगे कि कौन सी सीट रहेगी। तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है वो डेली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है और कोई कोर्ट ये नहीं कह सकता प्रेसिडेंट को या सीजेआई को कि वो कोई सीट को चेंज कर दे, राइट। चलिए, हमने क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, अब हम बढ़ते हैं हमारे आर्टिकल्स की तरफ। क्या क्या इंपॉर्टेंट इस हफ्ते की न्यूज है सारी कवर कर लेते हैं। सबसे पहली न्यूज है मनरेगा के ऊपर। क्या हुआ है मनरेगा में? रिसेंटली ही जो गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पर मनरेगा स्कीम को जो है दोबारा से यहाँ पर देखने के लिए कि उसमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं या उसके अंदर हम उसको और क्या उसमें नया कुछ ऐड कर सकते हैं, उसके लिए ये पूरा एक एक्ट यहाँ पर बनाया है। देखिए, ये पूरी जो कमिटी है ये यहाँ पर अमरजीत सिन्हा हेड कर रहे हैं और जिनका काम है ये चेक करना, असेस करना, उसको उस कार्यक्रम का जो प्रभाव कितना है उसको चेक करना है। तो एमजी नरेगा स्कीम सब लोग जानते हैं, मेरे हिसाब से सब लोगों को इसके बारे में जरूर पता होगा। और इसके ऊपर जो हमारा सवाल बन सकता है वो हमारे जो है एक पेपर जो हमारा एमसीक्यू वाला होता है उसमें भी बन सकता है। प्लस हमारा जो रिटर्न होता है, मेंस का पेपर होता है, चाहे आप कोई भी मेंस की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो एमजी नरेगा के ऊपर हमारा कैसे सवाल बनेगा? एमजी नरेगा के ऊपर हमारी इसकी वही हमारा कि भाई इसने कितना कितने हद तक जो है वो मदद करी है, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। एमजी नरेगा जो है वो 100 दिन का वर्क प्रोवाइड करता है अनस्किल्ड वर्कर्स को, वो आप लोग सब जानते हैं, मैं ये सब नहीं बताऊंगी क्योंकि ये सब आप चीजें जानते ही हैं। मैं आपको ये बताऊंगी कि एमजी नरेगा जो है वो यहाँ पर उसके लिए जो है वो चैलेंजेस क्या थे। वैसे मैंने जो अपनी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज है उसमें इस पूरे टॉपिक को कवर अप किया है, तो जिन लोगों ने वहां पर सुन लिया है उनको ये पूरा आंसर आता होगा। मैंने वहां पे इसको लिखने का तरीका भी पूरा समझाया है कि हम इसको किस तरीके से आंसर को लिख सकते हैं। क्योंकि जो एमजी नरेगा स्कीम है उस पे मेंस में ये क्वेश्चन बहुत आसानी से पूछा जा सकता है कि इसकी कितनी जो है वो एक तरीके से कितना रीच पहुंची है। जो हम चाहते हैं कि जो रूरल एरिया है, वो रूरल का जो संकट है, वहां का जो डिस्ट्रेस है, वो ये टैकल करने में कितना योगदान दिया है। तो आप इस आंसर को कैसे लिखेंगे? आपका ये आंसर ऐसा होना चाहिए। आपको सबसे पहले तो एमजी नरेगा जो स्कीम है, एमजी नरेगा स्कीम के बारे में समझाना है। अपना जो आप जो परिचय देंगे उस परिचय में आपको इसको समझाना है। आपको ये बताना है कि इसने 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करा ताकि हर एक व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके यहाँ पर। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है वो समाज के लिए एक वेलफेयर प्रोग्राम है, लेकिन फिर भी इसके अंदर आज भी काफी सारी यहाँ पर जो है वो चीजें प्रॉब्लमैटिक रही हैं। ठीक है, आप उसके अंदर बताएंगे कि इसने किस तरीके से मदद करी है, इसने जो है रोजगार देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट देने में कैसे मदद करी है, उसके पॉइंट बताएंगे यहाँ पर आप। कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जो ये पूरी यहाँ पर
जो ये पूरे स्कीम है इसने काफी सारी मदद करने की कोशिश करी है, इसने विमेन को भी यहाँ पर एम्पावर किया है। इस तरीके से आप अपने पॉइंट्स लिखेंगे और फिर आप बताएंगे कि जो है वो मनरेगा के इश्यूज क्या है, इसमें आने वाली समस्याएं क्या है, आप यहाँ पर सारी समस्याएं समझाएंगे। समस्याओं को आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, और फिर आप लास्ट में बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो वे फॉरवर्ड है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किस तरीके से इसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये वाले पूरा आंसर वैसे वहां समझाया भी है। ठीक है, तो इसको आप प्लीज कंप्लीट कीजिएगा इस पूरे टॉपिक को। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रिसेंटली ही जीआई टैग दिया गया है किसको? निकोबारी होदी को। निकोबारी होदी क्या चीज है? निकोबारी होदी एक बोट है जो कि निकोबार, जो हमारा अंडमान निकोबार है वहां पे ये निकोबारी होदी है, और ये पहली बार जीआई टैग मांगा है अंडमान निकोबार आइलैंड्स ने। जीआई टैग को भी सब जानते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। निकोबारी होदी बोट जो है ये पहली बार ये प्रोवाइड की गई, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि ये जो पूरी बोट है, ये बोट बहुत ज्यादा जो है हमें, हमारे इंसेस्टर्स जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने इस चीज को बनाना सिखाया है। ये एक नई प्रकार की तकनीक है जिसके तहत हम उसको बनाते हैं, तो ये हमारे ही एरिया की क्या है, एक तरीके से ये हमारे एरिया की इंडिजीनियस है, यहीं से ही मूलभूत तरीके से बिलोंग करती है। तो उस प्रकार से इसके ऊपर जो है वो आपसे सवाल बन सकता है, सीधा इसके ऊपर सवाल बन सकता है। इस निकोबारी होदी का इस्तेमाल क्या होता है? जो कोकोनट होता है, नारियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो निकोबारी होदी बोट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट ऐसे ही अभी COP27 सब लोगों ने सुना था, काफी न्यूज में रहा था ये COP27। COP27 अभी जो है वो इजिप्ट, शेख अल श्रम एल शेख में, यहाँ पर अभी ही रिसेंटली हुआ है। अब इस पूरे में हुआ क्या, एक्चुअली में बनाया क्या है, इस पूरे की थीम क्या थी? COP27 की जो पूरा यहाँ पर डिस्कशन हुआ था, इतना बड़े लेवल पे सारी चीजें हुई हैं यहाँ पर, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से, ये बहुत सारी चीजें जो है इसके अंदर डिसाइड की गई, हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे किया जाता है। इसकी थीम क्या थी? देखिए हमसे थीम भी पूछी जा सकती है, क्या थी थीम? इसकी थीम थी टुगेदर फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो इसमें जो एक सबसे बेहतरीन काम इन्होंने करा है वो यहाँ पर है लॉस एंड डैमेज फंड को, कि जिन कंट्रीज को यहाँ पर वेदर कंडीशंस की वजह से जो जलवायु में परिवर्तन आया है उसकी वजह से जिन कंट्रीज को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, उनको यहाँ पर जो है लॉस एंड डैमेज फंड के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर पैसा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ इसमें कि वो पैसा आएगा कहाँ से और पैसा बांटा कैसे जाएगा, अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है। समझ रहे हो सब लोग? तो फंड तो आ गया है पर डिसाइड नहीं हुआ इसके ऊपर अभी। ठीक है, तो ये एक लॉस एंड डैमेज फंड है, मैं आपको यहाँ पर भी इस चीज के बारे में समझाने वाली हूँ इसके ऊपर। इसी में ही आप कर लो, अलग से मैंने इसको नहीं लिखा, इसी में ही आपको इसको पढ़ना है, लॉस एंड डैमेज फंड। इसमें जो है वो यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टीज का लोगों की जान गई है इसकी वजह से, वो सब यहाँ पर बताया जाएगा। यहाँ पर जो है मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में अपना समझाया था एक टर्म, ग्रीन वॉशिंग के ऊपर, वो भी इसी में डिसाइड की गई है। ये मैंने समझाई थी, आप लोगों को याद होगा कि जो भी एक कंपनी जो है वो गलत तरीके से अगर ये बताती है कि जो भी कंपनी है वो ये बताना चाह रही है कि भाई उसका जो प्रोडक्ट है वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता है, तो उसी को हम कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने साथ साथ एक फास्ट इनिशिएटिव को लॉन्च किया, लिख लीजिए यहाँ पर फास्ट इनिशिएटिव किसके लिए है। यहाँ पर फास्ट का मतलब है फूड एंड एग्रीकल्चर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि फूड के सिस्टम के अंदर हम 2030 तक आने वाले काफी सारे चेंजेस करके यहाँ पर लेके आए। तो ये सब इन्होंने यहाँ पर डिसाइड करा है। ये कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन वही है कि इसके अंदर काफी ज्यादा जो है वो 1.5 डिग्री का जो सेल्सियस टेम्परेचर की हम हमेशा बात कर रहे हैं उसके ऊपर इन्होंने कोई खास चीज यहाँ पर नहीं कही है। 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इन्होंने कोई भी एक स्ट्रक्चर को यहाँ पर, एक विविध व्यवस्था यहाँ पर इन्होंने डिसाइड नहीं करी है। ठीक है, तो ये सारी काफी चीजें हैं इन्होंने जो इसके ऊपर डिसाइड भी नहीं करा है। तो COP27 याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पर, इससे सवाल बन सकते हैं COP27। नेक्स्ट आर्टिकल है सांगाई फेस्टिवल। सांगाई फेस्टिवल हमारे से जो है इस पे सवाल, जो हमारा MCQ बेस्ड पेपर होता है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये सांगाई फेस्टिवल जो है वो क्या होता है, सांगाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमसे सीधा पूछा जा सकता है, सांगाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये मणिपुर में, कोविड के बाद इसको अब मनाया गया है काफी अच्छे तरीके से। ये पूरा मणिपुर में काफी अच्छे रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और ये 10 दिन लंबा प्रोजेक्ट पूरा चलता है।
काफी सारे अच्छे तरीकों से इसमें काफी सारी नई नई चीजें ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं। सांगाई क्या है? देखो पता है सांगाई क्या है? सांगाई जो है यहाँ पर वो डियर का नाम है, जो कि मणिपुर में ही मिलता है, वहां का स्टेट एनिमल है जो सिर्फ मणिपुर में ही मिलता है। इसलिए वहां से एक फेस्टिवल है, ठीक है, जहां पर आप अपना अपने पूरे अपने देश अपने उस राज्य की पूरी कल्चर, अपने वहाँ के क्राफ्ट, अपने वहाँ का स्पोर्ट्स, ये सब चीजें यहाँ पर दिखाई जा सकती हैं। ठीक है, ये ना अपने स्टेट को बहुत प्राउडली दिखाते हैं, बहुत अच्छी चीज है ये वाली। ठीक है, यहाँ पर रासलीला परफॉर्म की जाती है, जो कि बहुत फेमस है यहाँ की रासलीला। तो ये सब चीजों को प्रमोट किया जाता है। यहाँ की जो एक मार्शल आर्ट है, यहाँ की मार्शल आर्ट कौन सी है? यहाँ की मार्शल आर्ट है थांगला। थांगला मार्शल आर्ट को यहाँ पर बहुत अच्छा फेमस जो है वो प्रमोट किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, एक स्टेट को आगे प्रमोट करती है, स्टेट को एक बड़े लेवल पे पहुंचाने की कोशिश करती है। और इस बार का जो सांगाई फेस्टिवल था, उसकी थीम क्या थी? इनकी थीम भी कुछ इसी प्रकार की सी थी, जो हमारे भारत के जो है उसके लिए की जाती है। भारत को भी इसी के लिए जाना जाता है, फेस्टिवल ऑफ वननेस, एका का फेस्टिवल। तो ये याद रखिएगा, काफी टूरिस्ट भी यहाँ पर आए थे, इसी को हम यहाँ पर कहते हैं सांगाई फेस्टिवल। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी, पहली बार भारत ने जो है यहाँ पर सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी के बारे में जो है वो डिसाइड करा है कि हम किस तरीके से सुसाइड प्रिवेंट यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए भारत ने यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी तैयार करी है, पहली बार सुसाइड के ऊपर भी इस तरीके की जो है वो स्ट्रैटेजीज को यहाँ पर तैयार किया गया है। अब ये स्ट्रैटेजी क्या है, इसमें क्या चीजें की गई हैं, वो हम समझ लेते हैं। ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है, ये कहती है, पहली बार की गई है कि भाई अब जो है हम लोग अपनी 10% तक, यहाँ पे पढ़ेंगे, 10% तक सुसाइड को और रिड्यूस करेंगे 2030 तक आने वाले समय में, ताकि हर एक व्यक्ति का जो एक तरीके से एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करेंगे, कैसी व्यवस्था तैयार करेंगे, ताकि आने वाले 3 सालों में भी और बेहतर यहाँ पर किया जा सके, गाइडलाइंस तैयार की जा सके। और साथ ही साथ बहुत अच्छी चीज यहाँ पर इन्होंने ये करी है कि आगे आने वाले समय में 8 सालों के अंदर जो है स्कूल के अंदर जो है एक सिलेबस में एक पार्ट बनाया जाएगा मेंटल वेल बीइंग का, कि हर व्यक्ति को किस तरीके से मेंटली स्वस्थ रहना है उसके लिए। क्योंकि अभी रिसेंटली रिपोर्ट भी आई है जिसमें ये बताया गया कि हमारी जो यहाँ पर जो सुसाइड होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है आज के समय में। और सबसे ज्यादा जो है सुसाइड कौन करते हैं? जो डेली वेज वर्कर्स है, जो हमारे मजदूर लोग हैं, जो अपना डेली बेसिस पे कमा करके खाते हैं, वो व्यक्ति को सबसे ज्यादा यहाँ पर दुख सहना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी रीजन बताई है फैमिली प्रॉब्लम्स, घर की परिवार की समस्याएं सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे बताया गया, रीजन यही है। उसके बाद फिर जो है इलनेस, अगर किसी को कोई बीमारी है वो रीजन है, मैरिज, उसके विवाह संबंधी कोई प्रॉब्लम है उनको बताया गया है। और अगर मैं बात करूं इस पूरे डेटा के अंदर, सबसे ज्यादा स्टेट जहां पे सुसाइड देखने को मिलती है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने इस पूरे सिनारियो में टॉप किया है, उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद मध्य प्रदेश है। और अगर मैं किसी केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो उसमें दिल्ली है, जिसमें करीब करीब 3,000 लोगों ने सुसाइड यहाँ पर की है। लेकिन सुसाइड के लिए सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव भी लिए हैं, जैसे कि एक किरण इनिशिएटिव सरकार ने स्टार्ट किया था, एक मनोदर्पण इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। इस तरीके से इनिशिएटिव स्टार्ट करे हैं, जिससे क्या है कि आप जो है कभी भी किसी भी समय कोविड-19 जैसी सिचुएशन, या फिर अगर कोई किसी पर्सन को डिप्रेशन है या इस तरीके की हेल्थ की प्रॉब्लम है, वो सरकार से या फिर किसी से मदद यहाँ पर ले सकता है। आप भी जानते हैं कि जो हमारा ये ना ये जो काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं उनको भारत में इतना बढ़ावा नहीं दिया गया है। भारत में लोगों को अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है कि कोई काउंसलिंग सेंटर्स भी ओपन होते हैं मेंटली प्रॉब्लम के लिए। लोग समझते हैं कि अभी फिजिकली ही सिर्फ प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटली प्रॉब्लम नहीं हो सकती, जो कि ऐसा नहीं है। आज के समय में स्ट्रेस बहुत ज्यादा होने की वजह से मेंटल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा है। तो उसी के रिस्पेक्ट में ये सारी चीजें हैं जो सरकार यहाँ पे चाहती है कि सुसाइड को कम किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इलेक्शन कमीशन, अभी रिसेंटली जो है अरुण गोयल जो कि एक आईएएस ऑफिसर है, उनको यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर का हेड बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन के बारे में हमारे कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में सारी चीजें लिखी हुई हैं। मैं आपको क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी इलेक्शन कमीशन के सारे पॉइंट्स को रिवाइज करवा देती हूँ। मुझे ऐसा पता है कि सब लोगों को ये चीज आती है, बट मैं फिर भी एक बार आपको रिवाइज करवा रही हूँ। सब लोग एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लेंगे। भारत में पहली बार इलेक्शन 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक कंडक्ट किए गए। जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद 52 में हमारे इलेक्शंस होते हैं, जिसका रिजल्ट आता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 नवंबर
25 जनवरी 1950 को ही हमारी एग्जिस्टेंस में आ जाती है, इसलिए 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे भी हम मनाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बनाने का सुझाव यहाँ पर सुकुमार सेन द्वारा दिया गया था, और वही इसके पहले ऑफिसर भी बनते हैं। और तब 1950 से लेकर के 1989 तक इलेक्शन कमीशन में सिंगल हेड हुआ करता था, सिंगल मेंबर था। लेकिन 1989 के बाद से इसको क्या बना दिया गया, इसको मल्टी मेंबर कर दिया गया। 3 लोग हैं, जिसमें से एक तो होंगे चीफ और 2 होंगे अदर इलेक्शन कमिश्नर, जो और भी होंगे। ठीक है। इनकी अपॉइंटमेंट्स टाइम टू टाइम या फिर इनका नंबर बढ़ाना है, वो सब प्रेसिडेंट पे दिया गया है आर्टिकल 324 के तहत। सारी चीजें उन्हीं पर दे दी गई हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बताता कि हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोगों की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनको अपॉइंट कैसे किया जाएगा। ये सारा कुछ किस पे छोड़ दिया गया है, हमारी संसद, हमारी पार्लियामेंट पे छोड़ दिया गया है, ये बताने के लिए कि क्या उनकी जो है क्वालिफिकेशन रहेगी। लेकिन आज तक पार्लियामेंट ने कभी इसके ऊपर कोई लॉ पास किया ही नहीं है। ठीक है। जो इनका टर्म होता है, कितने सालों के लिए रहते हैं, 6 साल या फिर 65 ईयर्स, जो कि रिटायरमेंट एज होती है। साथ ही साथ न्यू दिल्ली में इनके हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं। तो ये आप याद रखिएगा, 6 ही साल है, 5 साल होती है ना हर चीज में, हमें लगता है 5 साल है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और ऐसा कहा गया है कि जो ये 1 चीफ है और ये 2 अदर हैं, इनकी सेम अमाउंट में सैलरी होगी, इनकी सेम अमाउंट में इनको पावर दी जाएगी। और अगर हमें किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है, तो उनको हटाया जा सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। कैसे, विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी के तहत उनको हटाया जा सकता है। तो ये है हमारी पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो आप लोगों ने पहले पढ़े हुए, मैंने आपको एक फटाफट से क्विक रिवीजन देकर रिवाइज करवाया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। गांधी मंडेला अवार्ड, रिसेंटली एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है गांधी मंडेला अवार्ड। काफी न्यूज में रहा ये अवार्ड। तो ये है क्या, गांधी मंडेला अवार्ड ना, रिसेंटली गांधी जी जो हमारे भारत के हैं, मंडेला, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में, जिन्होंने अपार्थाइड के लिए काम किया था, ये अवार्ड जो है उनको, उन लोगों को दिया गया है जिन्होंने हमारे भारत में, भारत की गांधी और मंडेला की जो थॉट्स हैं उनको आगे तक लेके गए हैं। ये अवार्ड इस बार किनको दिया गया है, ये अवार्ड 14th दलाई लामा जो है, जो भारत में ही रहते हैं, उनको ये अवार्ड इस बार का दिया गया है। गवर्नमेंट की एक ट्रस्ट है जो हम गांधी जी के आइडियाज को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। ठीक है। ये अवार्ड जो है गांधी जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी के तहत ये दिया गया है। उन पर्सन को दिया जाता है जिन्होंने जो है कुछ पीस में लेकर के, कल्चर में, एनवायरमेंट में बहुत बढ़िया कुछ काम किया होगा। तो दलाई लामा को इस बार यहाँ पे चूज किया गया है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। पहले ये अवार्ड जो है केपी ओली, जो कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, श्रीलंका के प्रेसिडेंट, और जो है काफी सारे लोगों को इस प्रकार जो है ये अवार्ड ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो हमसे इस बार का पूछा जाएगा कि इस बार ये अवार्ड यहाँ पर दिया किसको गया है। और अगर मैं दलाई लामा की बात करूं, तो दलाई लामा कौन है, दलाई लामा जो है वो स्पिरिचुअल लीडर है तिब्बत के। ठीक है। जिनके बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये कोई पर्सन नहीं है, ये एक पोस्ट का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है ये। दलाई लामा को ऑलरेडी नोबेल प्राइज 1989 का नोबेल पीस प्राइज भी दिया जा चुका है। इनको और भी बहुत अलग अलग प्रकार के अब नवाजा भी गया है इनको अलग अलग अवार्ड से। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यहाँ पर हुई है जिसका नाम है नसीम अल बहर। नसीम अल बहर एक्सरसाइज जो है वो इंडिया 25 नवंबर को ही किया है। आप इंडियन नेवी की वेबसाइट पे जाकर के भी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन यहीं पर बता रही हूँ। तो ये जो है अभी 19 से 24 नवंबर तक, डेट आपसे कोई नहीं पूछने वाला, डेट में सिर्फ आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, ताकि कई बार क्या होता है ना, दिमाग में रह जाती हैं चीजें। तो यहाँ पर 19 से 24 नवंबर के बीच में नसीम अल बहार एक्सरसाइज को परफॉर्म किया गया है, जिसमें हमसे क्या सवाल होगा। नसीम अल बहार का मतलब होता है सी ब्रिज। ठीक है। तो इसमें हमसे क्या सवाल होगा कि ये एक्सरसाइज कहाँ पे की गई है। दूसरा, इसमें इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है। इंडिया की तरफ से यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाली है आईएनएस त्रिकंत, आईएनएस सुमित्रा। ठीक है। इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। तो हमसे जो सवाल किया जाएगा वो भी कुछ इसी प्रकार का सवाल होगा। तो आपको सवालों के लिए प्रिपेयर रहना है। कहाँ पर हुई है ये, ओमान में। ओमान के साथ हम ये परफॉर्म करते हैं। ओमान, येमेन कंट्री सब लोगों ने सुना होगा। तो ये भारत में नहीं हुई है, भारत की नेवी ने पार्टिसिपेट किया है ओमान में। ठीक है। आप चाहे तो इसमें सिर्फ भारत का याद रखें कि कौन कौन सी शिप ने पार्टिसिपेट किया है, उतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन बनेगा वो इसी प्रकार से बनेगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे लिए, अग्नि प्राइम मिसाइल। बहुत ही प्राउड मूवमेंट है भारत के लिए कि हमारे भारत ने एक और यहाँ पर सक्सेसफुल जो है वो मिसाइल का लॉन्च किया है। ऑलरेडी हमारी जो मिसाइल्स है, अग्नि मिसाइल्स ऑलरेडी भारत में इम्प्लीमेंटेड है। डीआरडीओ ने एक नई मिसाइल, अग्नि प्राइम मिसाइल, अब्दुल कलाम आइलैंड जो उड़ीसा में बना हुआ है वहां पर इसको लॉन्च किया है। देखिए, आप भी जानते हैं कि भारत ने एक प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑलरेडी ये प्रोग्राम चल रहा है, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जिनकी ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा ऑलरेडी स्टार्ट किया जा चुका है। जिसमें वो 5 मिसाइल्स यहाँ पर, जिनको आप कैसे याद रखेंगे, पटना की फॉर्म में याद रखेंगे। P से पृथ्वी मिसाइल, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से आकाश। इस मिसाइल को आप पांचों को याद रखेंगे, ये ऑलरेडी हमारी चल रही है। तो इस अग्नि मिसाइल की लिस्ट में ऑलरेडी अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5 चल रही है। अग्नि 1 जिसकी रेंज 700 से 800 किलोमीटर के बीच में है, अग्नि 2 जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है, अग्नि 3 जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर से ज्यादा है, और अग्नि 4 जो 3500 किलोमीटर से ज्यादा है। और ये वाली सबसे ज्यादा बड़ी मिसाइल, बहुत लंबा डिस्टेंस लेती है, 5000 किलोमीटर से ज्यादा, एक कॉन्टिनेंट को क्रॉस कर सकती है। ये वाली जो मिसाइल्स हैं, उसी की लिस्ट में एक अग्नि प्राइम मिसाइल यहाँ पर लॉन्च की गई है। ठीक है, ये 2 स्टेज में चलने वाली है और ये 6th वेरिएंट है। अग्नि मिसाइल का छठा यहाँ पर वेरिएंट तैयार किया गया है। सबको समझ में आया है पूरा प्रोग्राम? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, सबको बिल्कुल इसी प्रकार से इसको पढ़ना है, समझना है, याद करना है। अगला आर्टिकल है हमारा नवंबर 24 के ऊपर। 24 नवंबर जो है यहाँ पर वो क्यों मनाया जाता है? वो मनाया जाता है शहीदी दिवस के रूप में। शहीदी दिवस के रूप में जो है यहाँ पर सिखों के जो गुरु हैं उनके लिए यहाँ पर जो है वो मनाया जाता है। पूरा हफ्ता ही बेसिकली वैसे तो मनाया जाता है, पर ये जो एक कहानी है ये आपको पता होनी चाहिए गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। गुरु तेग बहादुर जो है वो यहाँ पर 24 नवंबर को उनको शहीद किया गया था पब्लिकली। 1675 में जो औरंगजेब है, जो कि मुगल एम्पायर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है उनको, क्योंकि उनको उन्होंने अपने आप को रिलीजन कन्वर्ट करने से मना किया था, उनको यहाँ पर पूरे सबके सामने जो है यहाँ पर उनका सर कलम कर दिया गया था। ये गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु हैं, साढ़े 10 सिख गुरु में से, जिनका असल नाम त्यागा मल था। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है इन्होंने यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम्स थे उन्होंने इस्लाम को मानने से मना किया था औरंगजेब के समय, जब इनको पब्लिकली यहाँ पर जो इनका सर काट दिया गया था। और जहां पर ये इनको किया गया था वहीं पर आज के समय में गुरुद्वारा सीसगंज साहिब दिल्ली के अंदर, सीसगंज जहाँ पे इनका सर कलम किया गया था, और जहां पर इनको क्रीमेट किया गया है वहां पे गुरुद्वारा रकाबगंज, ये दोनों ही दिल्ली में है, ये बनाए गए। गुरु गुरुदेव गुरु 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 तेग बहादुर जो है ये पूरे इंडिया में घूमे थे, जिन्होंने अपनी जो है गुरु नानक देव जी की जो टीचिंग्स है उनको लोगों तक पहुंचाया था। और इन्होंने ही यहाँ पर आनंदपुर साहब, जो बहुत ही फेमस सिटी है पंजाब में, आनंदपुर साहब को इन्होंने यहाँ पर बनाया था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नई एक और एक्सरसाइज यहाँ पर आई है जिसका नाम है हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज। हरिमाऊ शक्ति एक्सरसाइज, पहला सवाल, हम ये किसके साथ करते हैं? ये परफॉर्म की जाती है मलेशिया के साथ। ठीक है। दूसरा, कहाँ पर की गई है? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए क्या क्वेश्चन बनेगा इससे? हमारे लिए जो एमसीक्यू आपका अभी कोई रिसेंटली एग्जाम आ रहा है, एमसीक्यू बेस्ड जो आपका एग्जाम है, उससे इस पे सवाल किया जाएगा। दूसरा, नेशनल मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे जो है वो 26 नवंबर को यहाँ पे मनाया जाता है। ये मैं आपको सारे डेज नहीं करा रही क्योंकि सारे डेज हमसे नहीं पूछता है कोई भी, आपको सारे सारे डेज नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट डेज मैं यहाँ पे कराऊंगी। नेशनल मिल्क डे यहाँ पर जो मनाया जाता है वो अभी 26 तारीख को ही मनाया गया। क्यों मनाया गया पता है आपको? ये चीज यहाँ पर नेशनल मिल्क डे यहाँ पर इसी दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है डॉक्टर वर्गीज, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। डॉक्टर वर्गीज कौन है? इनको हम कहते हैं मिल्क मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने ऑपरेशन फ्लड
जो है भारत को मिल्क रिवॉल्यूशन यहाँ पर दिया था, जिन्होंने ये बताया था कि एक एक व्यक्ति की जिंदगी में जो है मिल्क की क्या अहमियत है, और उनको मिल्क और मिल्क से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी थी। इसलिए उनके बर्थडे पे ये मनाया जाता है। और इन्हीं के बर्थडे पर जो है वो क्या दिए गए हैं, इन्हीं के बर्थडे पर 26 तारीख को ही नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स दिए गए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि गोपाल रत्न अवार्ड किस फील्ड में दिए जाते हैं। ये दिए जाते हैं इन द फील्ड ऑफ, जिसने यहाँ पर डेयरी सेक्टर जो है, जो डेयरी सेक्टर होता है उसमें एक बेहतर काम यहाँ पर किया है, डेयरी सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए किया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये एक छोटा सा फैक्ट मैंने आपको यहाँ पर दो इकट्ठा किए हैं। ये अभी रिसेंटली जो है ये सरकार यहाँ पर चाह रही है, जो हमारी रेलवेज है वो यहाँ पर टिल्टिंग ट्रेन का कॉन्सेप्ट लेके आई है। अब ये टिल्टिंग ट्रेन क्या चीज होती है और रेलवेज ऐसा क्यों करना चाहते हैं, 2026 तक ये चीज लेकर के आ जाएंगे। अब ये टिल्टिंग ट्रेन क्या बना है भाई, होती क्या है ये होती है, अभी ऐसा नहीं कि ये अभी सिर्फ हमारे यहीं पर ही है, मतलब हमारे यहाँ तो अभी आई नहीं है, अभी आएगी, लेकिन ये और देशों में अभी भी चल रही है, जैसे कि इटली हो गया, रशिया हो गया, चाइना, यूके, पोर्चुगल। अब ये होता क्या है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिसमें हम जो है, हमारी अगर स्पीड बढ़ेगी तो ट्रेन की भी वहां पर जो है वो अपनी अपने हिसाब से वो उसको एडजस्ट करेगी। जैसे बाइक होती है, बाइक जो है बहुत ज्यादा हवा तेज चल रही होती है, अपने हिसाब से उसको वो कर लेती है ना, अपने हिसाब से उसको वो एक तरीके से अपने हिसाब से उसको कर लेती है, लोग अपना बैलेंस भी लूज नहीं करते और सारा सारी चीजें बना दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई टर्न लिया है, कोई ट्रैक में कर्व आया है, तो उसके हिसाब से वो जो है वो बैलेंस लूज किए बिना यहाँ पर चीजें संभाली जा सकती हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना कि कई बार लोगों को मोशन सिकनेस प्रॉब्लम भी होती है, कुछ ना कुछ उनको बैठने में प्रॉब्लम भी यहाँ पर होती है, तो वो जब टिल्टिंग होती है ना तो ये प्रॉब्लम आती है, तो ये यहाँ पर अवॉइड की जा सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर अभी रिसेंटली जो है रिहैब प्रोजेक्ट। रिहैब प्रोजेक्ट तो पहले से चल रहा है, लेकिन इसको अभी डिस्ट्रिक्ट हल्द्वानी जो है नैनीताल में, उत्तराखंड में इसको इम्प्लीमेंट किया है। रिहैब प्रोजेक्ट क्या चीज है, रिहैब प्रोजेक्ट में पहले समझा दूं कि ये होता क्या है। ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट यूजिंग बीज। मधुमक्खियों का इस्तेमाल करके ह्यूमन और एलिफेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, जो प्रॉब्लम्स आती है, उसको रोका जाएगा। केवीआईसी ने यहाँ पर किया, केवीआईसी पता ना, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसके हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो क्या है इसमें, पता है क्या होता है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, लिखना मत कुछ भी, अभी पहले सुनना मेरी बात। होता क्या है इसमें, रिहैब प्रोजेक्ट में, कि प्रॉब्लम ये उसमें मतलब ऐसा होता है इसके अंदर कि जो एलिफेंट, वाइल्ड एलिफेंट है, जंगली कोई एलिफेंट है, हाथी है, वो कोई क्रॉप खराब कर देगा फार्मर की। या फिर कई बार क्या होता है कि वो जो एक जंगली एलिफेंट है वो वहां से निकल के जो ट्रेन के ट्रैक्स होते हैं ना वहां तक पहुंच जाते हैं। तो क्या होगा, जो एलिफेंट है ना, उनके रास्तों में बीज के बॉक्स लगाए जाएंगे, मधुमक्खी के बॉक्सेस लगाए जाएंगे, जिसके तहत ये होगा कि कभी भी जो ये जो जितने भी एलिफेंट्स है ना, वो पहुंचेंगे वहां तक तो उनसे पहले ही उनको मधुमक्खी की आवाजें सुनाई देने लगेंगी, उनके इरिटेशन होगी और वो पीछे हो जाएंगे, तो वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाले। तो ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट निकाला है केवीआईसी ने, मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। मैं हर बार अपने लेक्चर्स में स्टूडेंट्स को ये टॉपिक जब भी आता है मैं इसको समझाती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी एक चीज है। ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली नैनीताल में भी इसको बना दिया। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, वो है ब्लू बगिंग के ऊपर। क्या है ये ब्लू बगिंग, ब्लू का मतलब यहाँ पर और बगिंग समझो जरा, ब्लू से ब्लूटूथ है और बगिंग से क्या है, वायरस। ऐसा वायरस जो ब्लूटूथ के जरिए हमारे फोन में एंटर कर रहा है, और हैकर के पास वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके फोन में वो कब एंटर कर गया, और एकदम से आपके फोन के जो है ना सारा डेटा उनके पास चला जाएगा, वो किसी को भी कॉल मैसेजेस कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ब्लू बगिंग, जो हमारे ब्लूटूथ है उसके थ्रू ये चीज ली जा रही है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन ये है कि आपको कभी भी जरूरत ना हो तो अपना ब्लूटूथ ऑफ रखें, जब भी आपको जरूरत नहीं है अपना ब्लूटूथ को जबरदस्ती ऑन ना रखें। उसमें कोई भी जो है कोशिश करें कि आपको अगर कभी भी ऐसी अनयूजुअल सी चीज दिखती है अपने फोन्स में, तो उसको तुरंत ही यहाँ पर सर्च करें। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग आप फोन में जो है एंटर करने के बाद कोई भी ओटीपी यहाँ पर आपके वहां से जनरेट कर सकते हैं, या कोई भी कैसी भी बैंक इंफॉर्मेशन, कैसे भी अकाउंट से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो ये एक नया वायरस है ब्लू बगिंग के नाम से, सब लोग इस पे अवेयर जरूर रहिएगा, जो बताया है आपको अवेयर जरूर रहिएगा, और बाकी लोगों में भी इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। अब जो आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को सब लोग जरा सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति के ऊपर।
एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, ये इंडिया और मलेशियन आर्मी के बीच में, अभी ही मैंने आपको बताया, बिल्कुल करेक्ट है। ये पुलई कुलांग मलेशिया अभी 28 नवंबर में यहाँ पर हुई है, बिल्कुल सही चीज है। डेट्स आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम, आपसे कभी भी डेट्स के ऊपर सवाल नहीं करने वाला है, पर हाँ ये आपसे जरूर पूछ सकता है कि कहाँ पर हुई है, उसका जो वेन्यू है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेन्यू पर आपके सवाल जरूर आते हैं। और ये एक्सरसाइज 2012 से चलती आ रही है, बिल्कुल सही चीज है। आंसर है इसका बी। सारी की सारी उपरोक्त लिखी हुई सारी की सारी स्टेटमेंट्स अपने आप में सही हैं। राइट एवरीवन। तो ये थे आपके नवंबर मंथ के लास्ट हफ्ते के जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। और जितना भी मैंने आपको कराया है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इन सबको पढ़िएगा, इन सबको अपने नोट्स में लिखिएगा, इन सब से सवाल बनेंगे। आपका जो भी एग्जाम आने वाला है, चाहे वो दिसंबर में हो, चाहे वो जनवरी में हो, चाहे वो अप्रैल में हो, कोई भी एग्जाम हो, उन सब से सवाल बन सकते हैं। तो पढ़िएगा, और कभी भी जो है रिविजन को, रिविजन और अपनी पढ़ाई में कभी भी रोक मत लाइएगा, रुकावट मत लाइएगा, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स के साथ जुड़े रहेंगे आपको पूरा पता रहेगा कि क्या चल रहा है देश विदेश में। तो इन सब से जुड़े रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, बहुत जरूरी है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व किए बिना बहुत मुश्किल है एग्जाम निकालना, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जामिनर को आपके आंसर ही देखने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करिए, रिवीजन करते रहिए, करंट अफेयर्स मेरे साथ पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द दिसंबर मंथ करंट अफेयर्स। टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच इतने पेशेंटली सबको सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।